55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मैं थोड़ा ताकीर साहिब किताब एडवोकेट नंद किशोर थोड़ा सा आपको मधु करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने एहसास का इजहार करें। आप जरा माइक यहाँ दीजिए। मैं शुरू करना चाहता हूँ तकरीर में। सबसे पहले मैं बहुत कुछ सोच के आया था कि मैं ये बोलूंगा वो बोलूंगा, लेकिन अब मेरी हालत ऐसी है कि मेरे बारे में इतना कुछ कहा गया है कि अब मैं कुछ क्या बोलूं। मेरे लिए ये मुझे बड़ी मुश्किल आ रही है, लेकिन फिर भी बोलना तो पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि मेरी जिंदगी में मसरतों के जितने लम्हे आए हैं, उन लम्हों में आज का लम्हा सबसे खूबसूरत है और सबसे मीठा है, क्योंकि मेरे जैसे एक मराठी में पढ़े हुए आदमी का, घर में मारवाड़ी बोलने वाले एक फैमिली का एक मेंबर, मुझे आज जिस तरह से नवाजा गया है उर्दू लाइब्रेरी में, वो देख के मेरा दिल भर आया है। और ये मैं इसके लिए शुक्रिया नहीं अदा करूंगा, मेरे को ऊपर ये कर्ज रहा है और वो हमेशा मेरे ऊपर रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ। अभी ये उर्दू लाइब्रेरी में ये सब करना ये अहम क्यों है मेरे लिए? देखिए, उर्दू लाइब्रेरी को अभी 125 साल हो गए। 125 साल। जिन दिनों में लोगों का पढ़ने का शौक खत्म हो गया है, लोग पढ़ते नहीं हैं, ऐसे माहौल में एक उर्दू लाइब्रेरी 125 साल तक काम कर रही है और अच्छी तरह से काम कर रही है। यहाँ पे लोग रोजाना आके किताबें बदल के पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा है कि इनमें माँ बहनें बहुत ज्यादा है। माँ बहनें भी यहाँ आती है और किताबें पढ़ती है। ये ऐसी लाइब्रेरी जिस गांव में है वो मालेगांव। मालेगांव के बारे में क्या कहूँ, आपको सब पता होगा, लेकिन फिर भी मैं कहने पे मजबूर हूँ कि मालेगांव में सबसे पहला उर्दू का मजमुआ शायर हुआ और वो शायर थे अता मालेगावी। और वो उनकी जो किताब है 1885 में वो मजमुआ यहाँ पे शायर हुआ था। और फिर मैं जब बार बार सुनता था मालेगांव के बारे में कि मालेगांव में इतने शायर कैसे हैं, मालेगांव में उर्दू अदब का इतना माहौल कैसे है, यहाँ पे गजल गाने वाले भी सिंगर्स बहुत है। मुझे हमेशा ये सवाल आता था, लेकिन मैंने जब पहली बार उर्दू लाइब्रेरी में शिरकत की यहाँ पे और मैंने सब मालूमात ली, तो मुझे कुछ बातें पता चली जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। इस मालेगांव की इस सरजमी में उर्दू की खुशबू आज तक क्यों टिकी हुई है और वो बढ़ती जा रही है? वो कैसे हुआ? 1829 में मिर्जा गालिब मालेगांव में आए थे और यहाँ पे 21 दिन रहे। उनके नक्शे पाक की जो खुशबू है वो आज तक मालेगांव में रहती है। मैंने जब वो सुना तो मैं इतना खुश हो गया कि मिर्जा गालिब जो सारी दुनिया को जिन्होंने पागल किया अपने अशारों से, अपनी शायरी से, वो शख्सियत यहाँ पे 21 दिन
काम करके गई। और शायद वही बात है कि मालेगांव की ये जो मिट्टी है ये कमाल की मिट्टी है, जहाँ पे इतने शायर पैदा होते हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि मालेगांव शहर ने उर्दू को जो पनाह दी है, शायद महाराष्ट्र का और कोई शहर नहीं है, कोई भी शहर नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत पढ़ता हूँ उर्दू के बारे में, तो मुझे ये पता चला कि मालेगांव का ये जो माहौल है, यहाँ जो आदमी सब माहौल है, ये बहुत कमाल का है। और ऐसे गांव में और ऐसे लाइब्रेरी में मुझे नवाजा गया, इससे ज्यादा मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं कि और कोई कुछ मुझे मिले। अब रही बात उर्दू की, मैंने जैसे कहा कि घर में मारवाड़ी हम बोलते हैं, मेरा एजुकेशन मराठी में हुआ है, उर्दू से मेरा कुछ भी ताल्लुक नहीं था। जैसे बताया है कि हिंदी फिल्मों में उर्दू गानों के साथ साथ मुझे उर्दू के बारे में दिलचस्पी हुई। लेकिन इत्तेफाक ऐसे हुआ कि नासिक में मेरे एक दोस्त जो राइटर थे, वसंत पोद्दार, उन्होंने गालिब पर एक किताब लिखना चाहा और वो किताब मेरे ही ऑफिस में बैठ के उन्होंने लिखी और मुकम्मल की। उस दौरान उन्होंने गालिब समझ लेने के लिए बहुत से लोगों को बुलाया था। उसमें मालेगांव के शब्बीर आसिफ साहब थे जो गालिब समझाने आते थे। उसके बाद नासिक के शायर थे, फिर भिवंडी से आए थे, बम्बई से आए थे, पूना से आए थे। ये इन सब लोगों को मैं सुनता था बैठ के वहां पे चुपचाप एक कोने में, क्योंकि उर्दू से मेरा कोई वास्ता नहीं था। और वो सब देखने के बाद मुझे पता चला कि उर्दू क्या चीज है, उर्दू क्या जुबान है। और उसमें मुझे नासिक में मेरे से 20 साल बड़े थे, वो अभी नहीं रहे, आदमुल्ला साहब, जो उर्दू के नासिक के जो है ना गिल दादा थे उर्दू के, उनका साथ मिला। उन्होंने मुझे उर्दू के राह पे चलना सिखाया। वो हम रोज मिलते थे, मैं कहीं भी बाहर गाँव जाता था, मेरे साथ रहते थे और हम सिर्फ उर्दू की बातें होती थी। इस तरह से नासिक में और भी रज्जाक हमीद साहब थे शायद, वो भी मेरे पास आते थे, मेरी दिलचस्पी देख के मुझे भी वो उर्दू सिखाते थे। मेरे तलफ़ुज़ भी गलत थे, वो भी उन्होंने किए। नासिर शकीब साहब है, गुलाम अहमद जोया साहब है, इन लोगों ने मुझे बहुत मदद की और मुझे उर्दू कैसे बोलना चाहिए, कैसे समझना चाहिए सिखाया। और उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ कि मेरा घर जिसका नाम हमसफर है, जिसमें उर्दू के महफिलें होने लगी। 1 दर्जन किताबें उर्दू की वहाँ पे शाये हुई। बहुत सी किताबें खुद शायरों ने लिखी थी, कुछ किताबें मैंने छपवाई थी, जिनको देखा उस समय मालेगांव के मुश्ताक अहमद मुश्ताक की एक किताब मैंने छपवाई थी। तो शायर लोग अपने किताबों का इजरा करवाने के लिए मेरे घर आते थे और वो इजरा होने के बाद मुशायरा भी होता था और गजल गायन भी होता था। ऐसी बहुत महफिलें हुई। बड़े अभी बहुत से नाम गिनवाए, बड़े बड़े लोग मेरे गरीब खाने पे आके गए और उन्होंने, तो हर बार मुझे उर्दू के बारे में ये मिलता रहा कि उर्दू क्या चीज है। उर्दू क्यों, मैंने मराठी किताब लिखी तो जावेद अंसारी साहब जैसे मेरे बहुत दोस्त है जो उर्दू वाले हैं, उन्होंने कहा कि गुजरा साहब ये किताब जो है ना आप उर्दू में बनाइए, क्योंकि हम मराठी में पढ़ तो लेंगे लेकिन मजा नहीं आएगा। तो मैंने तय किया कि ठीक है अभी अपन उर्दू में करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला था कि मैं तो उर्दू लिखना नहीं जानता हूँ, उर्दू जो स्क्रिप्ट है वो भी मैं लिखना नहीं जानता हूँ, ना मैं पढ़ सकता हूँ। तो ऐसे में मुझे एक हमरा मिल गए, रियाज अहमद साहब। मैं साहब से कहूंगा कि उनको
नवाले फूलों से। मुझे उस शख्स की तलाश थी जिसको मराठी भी अच्छी आती है और उर्दू भी, और वो खड़े उतरे इसके ऊपर। और मैं ये दावा करूंगा कि मेरी मराठी सामान्य हयात से बहुत ज्यादा अच्छी ये किताब बनी है। मुझे पता नहीं था कि मेरे जो जज्बात है जो मराठी में मैंने लिखे थे वो उर्दू में किस तरह से निकल आए हैं। इस तरह निकल आए कि मैं खुद नहीं समझ रहा हूं कि कैसे हुआ। वो होता था सिलसिला ऐसा कि उन्होंने तो उर्दू में लिख दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। उन्होंने क्या करना है कि एक बाब लिख दिया और वो रिकॉर्ड करके मुझे भेजा। मैंने सुना और सुनने के बाद मुझे पता चला कि मेरे जज्बात इतनी अच्छी तरह से सामने आ रहे हैं। जब मेरी माँ का जो बाब उन्होंने लिखा तो उन्होंने जो लिखा था मैं सुन रहा था उनकी रिकॉर्डेड लिंक, तो मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। और मतलब हर बार ऐसा हुआ कि मेरे जज्बात रोक नहीं सका, मेरे आंखों में आंसू आए। जहां पे खुशी के पल थे वहां पे मैं बहुत मुस्कुराया। यानी इस तरह से पूरा मेरा जो लाइफ है, मेरी पूरी जिंदगी जो है, उन्होंने इस तरह से उर्दू में सवारी है कि मेरी जो तमन्ना थी कि ये किताब उर्दू में आए तो ये बहुत कमाल की बात है। अब उर्दू से मुझे लगाव क्यों है, ये एक बात रहती है, ये कह के मैं मेरी जो तकरीर है मैं पूरी करूंगा। देखिए साहब, उर्दू के बारे में एक लाइन से ऐसा कहा जाता है, एक हमारे एक लेखक थे सरदार जी, वो कहते थे अगर आपको इश्क करना है तो उर्दू सीखिए, और अगर उर्दू सीखना है तो इश्क कीजिए। कितना सही है ये। और हाँ जी, तो उर्दू से मुझे लगाव क्यों हुआ, क्योंकि आदम मुल्ला साहब ने मुझे एक शेर सुनाया। ये कैसी शव है, एक ऐसी शव है हर करवट पे कटता है बदन। एक ऐसी शव है हर करवट पे कटता है बदन। मेरे बिस्तर में इतनी तलवारें कहां से आ गई, मेरे बिस्तर में इतनी तलवारें कहां से आ गई। ये शेर समझने के बाद मुझे ये पता चला कि उर्दू के एक शेर में, मतलब 2 मिसरे में, 2 लाइन में क्या कमाल की ताकत है। एक पूरी कविता हो जाती है। एक शेर बोले तो एक पूरी कविता है, क्योंकि गजल में हर शेर अलग है, हर शेर का रंग अलग है। और ऐसे शेर सुनते सुनते मेरी जो उर्दू की दिलचस्पी है और बढ़ती गई। फिर मैं उर्दू की अशार पढ़ने लगा। मैं आज भी रोज सुबह उर्दू के लिए 2 घंटे देता हूँ। 2 घंटे में 100-150 शेर पढ़ता हूँ। उसमें से मुझे जो पसंद आते हैं, तकरीबन 20 शेर पसंद आते हैं, वो शेर में टाइप करता हूँ, व्हाट्सएप पे मेरे ग्रुप पे डालता हूँ और मैं फेसबुक पे भी डालता हूँ। तो ये जो बातें हैं, तो उर्दू ने मुझे क्या दिया, उर्दू ने मुझे क्या नहीं दिया, ऐसा मैं सवाल करूंगा। उर्दू ने मुझे क्या नहीं दिया? उर्दू ने गम सहने की ताकत दी। शायरों का गम देखने के बाद ऐसा पता चला कि यार हमारे गम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो गम सहने की ताकत दी, अपने जज्बात का इजहार करना सिखाया। मैं आपसे प्यार करता हूँ ये कहना सिखाया, मैं आपको बहुत चाहता हूँ ये कहना सिखाया। उर्दू ने आपसी रिश्तों में किस तरह से मेल करना चाहिए वो सिखाया। उर्दू ने ये भी सिखाया कि हम रिश्तों को किस तरह से संभाल के रख सकते हैं, कैसे संभालना चाहिए रिश्तों को।
क्योंकि छोटी सी बात के ऊपर अगर हम रिश्ता तोड़ देंगे तो शायद जिंदगी भर रोते रहेंगे। तो उसको कैसे निभाना है, कैसे सहना है, ये सब बातें उर्दू ने सिखाई। उर्दू एक लैंग्वेज नहीं है, एक जुबान नहीं है, वो एक तहजीब है। ऐसी तहजीब है कि उर्दू का एक पेड़ लगा दो बस्ती में, उल्टा हुआ, तहजीबों के लाखों फल आएंगे, तहजीबों के लाखों फल आएंगे। उर्दू का एक पेड़ लगा दो बस्ती में। मैंने हम सफर के आंगन में उर्दू का पेड़ लगाया और मेरे घर में तहजीब आई, ऐसी तहजीब आई कि जिन्होंने सारा सामने जो देखा अपनी आंखों से कि मेरी पूरी फैमिली इस किताब के इजरे में मेरे साथ में थी। और सारा सामने ये भी जिक्र किया था कि दिवाली जस्ट होके गई थी तो हम घर पे जो प्रोग्राम हुआ इजरे का उसमें आकाश कंदील भी थे और उसमें रोशनाई भी थी। तो उन्होंने कहा ये तो दिवाली ईद का मिलन हो गया। कितना सही कहा, जो मेरे दिल में था। और दिवाली ईद मिलन के प्रोग्राम तो हमेशा हम सफर में होते रहते हैं। तो वो जो माहौल था वो ऐसा माहौल था कि घर में हर मेरा फैमिली मेंबर जो है ना उर्दू का दीवाना है मेरे जैसा। मेरी पोती भी शेर कहती है, मेरा पोता भी। और मेरी जो बड़ी बेटी है वो गायिका भी है, उसने उर्दू में उसने गायन में संगीत अलंकार किया है और वो बहुत अच्छा उर्दू बोलती है, बहुत अच्छी तरह से निजामत करती है। आपने उसको सुना उसने? तो ये जो चीज है ये उर्दू ने मुझे इतना अमीर बनाया है कि मेरे पैसे कुछ भी नहीं उसके सामने। सही बोल रहा हूँ मैं। और मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि आज मुझे बोलने का मौका मिला उर्दू लाइब्रेरी में। कितना अच्छा और कितना खुशनुमा इत्तेफाक है कि उर्दू लाइब्रेरी में ये सब बातें मैं कह सकता हूँ और बड़े अदब से कहता हूँ कि उर्दू जो है वो किस तरह से हमारे जिंदगी में खुशियां पैदा करती है। क्योंकि जब गम सहने की ताकत देती है तो खुशियां मनाने की भी ताकत देती है। अगर हमारे गम गलत नहीं हुए तो कैसी खुशी होगी? खुशियां तभी आती है जब हम गम भूल जाते हैं, जब हम गम सहते हैं। गम सह के भी हम रोते नहीं हैं, ना हम किसी के बारे में गिले शिकवे करते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद ये मेरा नसीब होगा कि मुझे सहना पड़ता है। ये मत समझिए कि मैं बहुत खुशहाल जिंदगी जीता हूँ। देखिए हर आदमी के जिंदगी में गम आते रहते हैं, रंजो गम तो हमेशा की बात है। किसी को कोई भी हो, एक राजा भी रहा तो भी उसको रंजो गम आते हैं। लेकिन इन सब से निपटना, इन सब से बाहर आना ये बहुत बड़ी बात है। अब ये बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप 50 साल से वकालत कर रहे हो तो आप बोर नहीं हो गए क्या? तो मैं उनको कहता हूँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बोले इसका राज क्या है? मैंने कहा उर्दू है। वो बोले किस तरह से? तो मुझे एक महफिल में एक ब्रेन स्पेशलिस्ट मिले थे, किसी ने मेरी उनसे पहचान करवा दी कि ये वकील है लेकिन इनको शायरी, गानों से, कथक डांस से, सभी कलाओं से इनको प्यार है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही। बोले आपके पेशे में बहुत से वकीलों को स्ट्रोक आता है तो उसकी वजह सिर्फ एक है कि वो सिर्फ वकालत करते हैं और कुछ नहीं करते, सिर्फ वकालत करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने ब्रेन में एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में दो ब्रेन है। एक जो है ये
ज्ञान के लिए है, नॉलेज के लिए है, और दूसरी साइड जो है ना ये फन के लिए है, कला के लिए है, अपने हॉबीज के लिए है। अगर आप ये दोनों का यूज करेंगे तो आपका दिमाग कभी खराब नहीं होगा। तो मैंने उनको कहा, जो मुझे पूछते हैं, मैंने कहा कि ये उर्दू है, रोज मुझे अलग अलग शेर पढ़ने को मिलते हैं। इतने उर्दू शायरी में कोई एक बात छोड़ी नहीं जिसके ऊपर शायरों ने लिखा नहीं है। हर चीज पे लिखा है, रिश्तों पे लिखा है, त्योहार पे लिखा है। कितने लोगों ने तो भगवत गीता, जलील मानिकपुरी साहब, उन्होंने भगवत गीता को उर्दू में उनका तर्जुमा किया, इतना अच्छी तरह से किया है। और इतनी सारी बातें उर्दू में आई है कि यहाँ पे भी मुझे पता चला कि मालेगांव में भी संस्कृत और उर्दू, क्या था उर्दू और अरे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूँ। कितना कितना मुश्किल काम है। और एक बात मुझे याद नहीं है, जलालुद्दीन कासमी साहब की एक किताब, वही मालेगांव की है ना वो। तो देखिए ये कमाल है, सिर्फ उर्दू की नहीं है, उर्दू शराओं की भी है, उर्दू आदिमों की भी है कि जिन्होंने उर्दू को रीच किया। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि कोई कुछ भी कहे, उर्दू कभी मर नहीं सकती। जिनके इस बॉडी में दिल है वो कभी उर्दू को मरने नहीं देंगे। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि मैं जो रोज शेर डालता हूँ तो मैं स्टेटस पे भी डालता हूँ। मुझे कई लोग उसको पसंद करते हैं। जब मैं देखता हूँ कि पसंद करने वाला कौन है, एक बहुत मामूली इंसान है, एक खेती करने वाला है, एक नौकरी करने वाला, सब मराठी है, लेकिन उर्दू इतनी पसंद है उनको। जब मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि कुछ शेर सुनाओ, लोग पसंद करते हैं। और इसके लिए मैंने क्या किया, मैं रोज जो शेर डालता हूँ उसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है, जो लफ्ज है, उसको मैं हिंदी में उसका मैं मीनिंग लिखता हूँ, तो लोगों को उर्दू समझ में आती है। और फिर वो उर्दू जो है, रोज सैकड़ों लोग मेरे शेर पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं, वो समझते भी है। तो मैंने हमेशा ये कहा है कि उर्दू मुझे तो खूब खुशियां दे रही है, मुझे बहुत खुश लग रही। मेरे साथ और भी हजारों लोग अगर खुश हुए मेरे शेरों के कारण, तो मैं सुबह उठ के पहले काम ये करता हूँ कि मेरा उर्दू के अशार पढ़ना हो गया कि सबसे पहले मैं वो शेर फेसबुक पे और 2-3 ग्रुप से उन पे डालता हूँ, और उसमें बहुत ही मजा आता है। अब वक्त बहुत हो चला है, मेरे पास बोलने के लिए बहुत है, लेकिन मैं और एक बात मुझे कहनी है कि इस प्रोग्राम की जो न्यूज आई है वो भी कमाल की न्यूज है कि मराठी और उर्दू दोनों न्यूज़पेपर्स ने ये जो न्यूज है आज के प्रोग्राम की वो छपवाई है। मैं उन सब लोगों का जिन्होंने ये काम किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि मैं शुक्रिया अदा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत ही छोटी बात हो जाएगी। शुक्रिया अदा करने पर जुबान के बस में नहीं शुक्रिया अदा करना, जुबान के बस में नहीं शुक्रिया अदा करना, समझ में नहीं आता इस तरफ का क्या करना।
समझ में नहीं आता इस तरफ का क्या करना। और गालिब के शेर के साथ मैं मेरी तकरीर मुकम्मल करता हूँ कि मेहरबा होके बुला लो मुझे चाहो जिस पर। मैं उर्दू लाइब्रेरी और आप सभी को बोल रहा हूँ कि मेहरबा होके बुला लो मुझे चाहो जिस पर। मैं गया वक्त में हूँ कि फिर आप मिल सकते और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।